दोस्तों स्वागत है आपका लिविंग शिक्षाद्वार पर। मैं अब्दुल खालिद आज आपके लिए लेकर आया हूँ इंडियन हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बेटा जो इंडियन हिस्ट्री के हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी एग्जाम्स को लेकर। बेटा जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम्स देखा था कि हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया, लेकिन इस बार हम लोग मिडिवल इंडिया की शुरुआत कर चुके हैं और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मिडिवल इंडिया की शुरुआत कहां से होती है। मिडिवल इंडिया की वजह शुरुआत होती है जब इंडिया के अंदर मुस्लिम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट मोहम्मद की पैदाइश के बाद में 570 एडी के अंदर जब प्रॉफिट मोहम्मद की पैदाइश हुई और प्रॉफिट मोहम्मद ने जब टीचिंग्स देना शुरू करी और इंडिया के अंदर धीरे धीरे जब मुस्लिम्स आए तो बच्चों एक तरीके से हिंदुस्तान के अंदर मिडिवल इंडिया की शुरुआत हो ही चुकी थी। तो जब मिडिवल इंडिया की शुरुआत होती है उसी फेज के अंदर बच्चों हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम्स का रूल भी शुरुआत हो जाती है। जब मुस्लिम के रूल की शुरुआत होती है तो वहां से शुरुआत होती है आपका मिडिवल इंडिया की। तो मिडिवल इंडिया को मैंने आपको बताया था हम लोगों ने 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक फेज था आपका बच्चों, एक फेज मैंने आपको बताया है कि अर्ली मिडिवल फेज था। कौन सा था? अर्ली मिडिवल फेज। तो इस मिडिवल फेज के अंदर मैंने आपको डिस्कस किया था कि हम लोग 712 एडी से लेकर 1206 एडी तक हम लोग अर्ली मिडिवल फेज को पढ़ते हैं। इस फेज के अंदर मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, ठीक है। फिर मैंने मोहम्मद गौरी के बारे में डिस्कस किया, सॉरी महमूद गजनबी, ठीक है, महमूद गजनबी के बारे में डिस्कस किया। एंड फिर इसमें मोहम्मद गौरी के बारे में डिस्कस किया था। क्लियर? ये 3 मैंने अर्ली फेज ये आपको मैंने बताया था। एक तो हो गया अर्ली मिडिवल पीरियड। तो अर्ली मिडिवल फेज का कब है? 712 एडी से लेकर 1206 तक। 1206 में मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद फिर बच्चों शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की। किसकी? दिल्ली सल्तनत। तो बच्चों दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है वो 1206 से लेकर 1526 तक का है। तो ये दिल्ली सल्तनत की कंप्लीट टाइमलाइन है। बच्चों मैंने आपको बताया था कि बगैर इस टाइमलाइन के आप लोग कभी हिस्ट्री पढ़ ही नहीं सकते। तो इस हिस्ट्री के बारे में पढ़ लीजिएगा, इस टाइमलाइन के बारे में डिस्कस कर लीजिएगा और दिल्ली सल्तनत के बारे में आप डिस्कस कर लीजिएगा। तो पहला फेज कौन सा था हमारा? अर्ली मिडिवल फेज। दूसरा फेज कौन सा है हमारा? दिल्ली सल्तनत। एंड तीसरा फेज आता है आपका, तीसरा फेज आता है मिडिवल इंडिया के अंदर मुगल्स का, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के बाद में मुगल्स आए हैं, ठीक है। तो मुगल्स का टाइम पीरियड है बच्चों 1526 से लेकर 1857 का। बहुत से लोग इस बात को समझते हैं कि मुगल ही सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर आए थे। नहीं, उससे पहले भी इंडिया के अंदर मुस्लिम हुकूमत हो चुकी है, मुस्लिम्स का रूल हो चुका है। चाहे वो गुलाम वंश के रूप में हो, चाहे वो खिलजी वंश के रूप में हो, चाहे वो तुगलक वंश के रूप में हो, चाहे वो सैयद वंश हो या फिर लोधी वंश हो। इब्राहिम लोधी को हराने के बाद बाबर हिंदुस्तान के अंदर आया था और वहां से शुरुआत होती है मुगल्स की। और मुगल्स 1526 से लेकर 1857 तक होते हैं। तो बच्चों ये 3 फेज है, ये 3 फेज थे जिनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। और ये तीनों ही फेज बच्चों कहलाते हैं आपका अर्ली मिडिवल, दिल्ली सल्तनत और मिडिवल इंडिया। तो तीसरे फेज में हम लोगों ने पहला फेज पढ़ चुके थे और कल हमने जो डिस्कस किया था वो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में डिस्कस किया, महमूद गजनबी के बारे में डिस्कस किया एंड मोहम्मद गौरी के बारे में डिस्कस किया। और मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के साथ 2 बैटल लड़ी थी। एक थी फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन और एक थी सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। और ये तीनों लड़ाई होने के बाद, वो दो लड़ाई होने के बाद मोहम्मद गौरी जीत गया था और फिर वहां से उसने शुरुआत करी थी ड्यूरिड एम्पायर की। कौन से एम्पायर की? ड्यूरिड एम्पायर की। क्लियर बच्चों? वहां से उन्होंने शुरुआत करी ड्यूरिड एम्पायर की। क्लियर? क्लियर? ड्यूरिड एम्पायर की। तो ड्यूरिड एम्पायर का एक मैप था, एक स्लेव डायनेस्टी, मतलब बहुत बड़े एरिया पर इसकी हुकूमत हो चुकी थी ड्यूरिड एम्पायर की। हुआ ये कि मोहम्मद आपका उसके मोहम्मद गौरी की डेथ के होने के बाद, मोहम्मद गौरी की डेथ होने के बाद में पूरे इस एम्पायर पर किसकी हुकूमत थी? इस एम्पायर पर बच्चों हुकूमत थी किसकी? ड्यूरिड एम्पायर की। इस पूरे एरिया पर ड्यूरिड एम्पायर की हुकूमत हुआ करती थी। लेकिन हुआ ये कि कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद में एक स्लेव ने, एक गुलाम ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और उस शख्स का नाम था
कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था उसका? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठा। क्लियर? कुतुबुद्दीन ऐबक भी गद्दी पर बैठा था। अब ये बैठा कैसे? ताजुद्दीन यल्दूज, ताजुद्दीन यल्दूज एक रूलर था। यल्दूज रूलर था कहां का बच्चों? गजनी का। कहां का रूलर था? गजनी का रूलर था। ताजुद्दीन यल्दूज कहां का रूलर था? गजनी का रूलर था। और नसरुद्दीन कबाचा ने मुल्तान और उच्च वाले एरिया का ये गवर्नर था। इसने अपने आप को इंडिपेंडेंस करार कर दिया। इस वाले रीजन में कौन रूल करता था? नसरुद्दीन कबाचा। इसने अपने आप को मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद में ताजुद्दीन यल्दूज को गवर्नर बना दिया गया। कहां का? वो रूलर बना दिया कहां का? गजनी का। अब गजनी का ये रूलर बन गए। जब गजनी का ये रूलर बना तो नसरुद्दीन कबाचा ने अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित करना शुरू कर दिया कि भैया मैं इंडिपेंडेंट हो रहा हूं। ठीक है? और इसी बीच में बहुत सारे दुश्मन पैदा हुए। ठीक है? तो बहुत सारे रिवॉल्ट होना शुरू हो गए। इसी रिवॉल्ट में नसरुद्दीन कबाचा के साथ ताजुद्दीन को किसने हराया लड़ाई में? ताजुद्दीन यल्दूज को किसने हराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने लड़ाई में हरा दिया। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने ताजुद्दीन यल्दूज को लड़ाई में हरा दिया तो बच्चों वहां से शुरुआत होती है कुतुबुद्दीन ऐबक की। किसकी शुरुआत होती है? कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक की शुरुआत होती है लड़ाई में। कुतुबुद्दीन ऐबक जब तख्त पे बैठता है, ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जब तख्त पे बैठता है तो बच्चों यहां से शुरुआत हो जाती है दिल्ली सल्तनत की। किसकी? दिल्ली सल्तनत की। और ये 1210 तक हुकूमत करता है। अब बच्चों शुरुआत हो चुकी है दिल्ली सल्तनत की। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में जानेंगे कि आखिर इसको दिल्ली सल्तनत कहां क्यों जाता है और दिल्ली पर हुकूमत किसकी थी और दिल्ली में किसकी हुकूमत थी और दिल्ली को बसाया किसने था। तो बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर क्वेश्चन आता है हु एस्टेब्लिश दिल्ली सिटी, दिल्ली शहर को किसने आबाद किया, दिल्ली शहर को किसने बसाया, तो उस वक्त में बच्चों दिल्ली पर जो हुकूमत हुआ करती थी वो राजपूत डायनेस्टी की हुकूमत हुआ करती थी और राजपूत दिल्ली के अंदर हुकूमत किया करते थे। तो सबसे पहले तोमर डायनेस्टी, कौन? तोमर डायनेस्टी के लोग। तोमर बेसिकली राजपूताना एक गोत्र है, वो लोग हुकूमत किया करते थे, तोमर वंश। और तोमर वंश के एक राजा थे जिनका नाम था अनंगपाल। क्या नाम था उनका? अनंगपाल। ठीक है ना? अनंगपाल तोमर डायनेस्टी के एक राजा थे। इन्होंने ही दिल्ली शहर को आबाद किया था और दिल्ली शहर को बसाया था। अगर क्वेश्चन आता है कि दिल्ली शहर को किसने बसाया तो आप क्या लिखेंगे? अनंगपाल सिंह तोमर। किसने बसाया था? अनंगपाल सिंह तोमर। तोमर डायनेस्टी के एक राजा थे, उन्होंने दिल्ली शहर को आबाद किया और इनकी दिल्ली के ऊपर तकरीबन हुकूमत 1135 से लेकर 1145 के आसपास में रही। 1130 से लेकर 1145 तक आपका अनंगपाल सिंह तोमर की हुकूमत कहां पर रही? दिल्ली के ऊपर रही। इसके बाद में फिर दिल्ली पर चौहान वंश की हुकूमत हुई। क्लियर? चौहान वंश की हुकूमत हुई और चौहान वंश के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। क्या नाम था उनका? पृथ्वीराज चौहान। और जैसे कि मैंने आपको बताया था पृथ्वीराज चौहान की बहादुरी के बारे में, तो मैंने पृथ्वीराज चौहान के बारे में डिस्कस किया। एंड पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत 1175 से लेकर 1192 तक रही। 1175 से लेकर 1192 तक पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत रही। और फिर पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत के बाद, क्लियर, पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत के बाद कौन गद्दी पर, कौन सी बैटल हुई थी उस टाइम में? 1191 में बैटल हुई थी, बैटल ऑफ तराइन, जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई। और इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया और हराने के बाद
पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ दिया। किसको? मोहम्मद गौरी को, जाओ छोड़ रहे हैं हम तुम्हें। इसके बाद में फिर मोहम्मद गौरी फिर से वापस आ जाता है, और वापस आने के बाद में फिर दूसरी लड़ाई होती है 1192 में, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। एंड सेकेंड बैटल ऑफ तराइन जो होती है, उस लड़ाई में बच्चों मोहम्मद गौरी जीत जाता है, और मोहम्मद गौरी के जीतने के बाद में फिर दिल्ली के आसपास के रीजन पर हुकूमत होती है घुरिद एम्पायर की। घुरिद एम्पायर की जब हुकूमत होती है तब उसकी हुकूमत हो जाती है, और घुरिद एम्पायर की, मोहम्मद गौरी की। और मोहम्मद गौरी की मैंने आपको बताया था कि 1206 में डेथ हो जाती है। 1206 में मोहम्मद गौरी की डेथ होने के बाद में काफी ज्यादा घुरिद एम्पायर में रिवॉल्ट हो जाता है, और उस रिवॉल्ट का फायदा उठाते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के कुतुबुद्दीन ऐबक तख्त पे बैठ जाते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक जब तख्त पे बैठता है तो स्टूडेंट्स, कुतुबुद्दीन ऐबक जब तख्त पे बैठता है तो इस पूरे रीजन पर यहां से शुरुआत हो जाती है आपका स्लेव डायनेस्टी की, स्लेव डायनेस्टी की। तो बच्चों अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्लेव डायनेस्टी के बारे में। क्लियर? स्लेव डायनेस्टी के बारे में। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जब गद्दी पे बैठते हैं तो वहां से शुरुआत होती है स्लेव डायनेस्टी की। क्लियर? स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी को बच्चों हम लोग कहते हैं ममलूक डायनेस्टी भी कहते हैं, एंड ममलूक डायनेस्टी भी कहते हैं, एंड गुलाम डायनेस्टी भी कहते हैं। स्लेव डायनेस्टी, ममलूक डायनेस्टी एंड गुलाम डायनेस्टी बच्चों ये एक ही है। क्लियर? गुलाम, स्लेव एंड ममलूक, ठीक है, ये डायनेस्टी एक ही है, एक ही डायनेस्टी कहलाती है। और ये जो डायनेस्टी है, ठीक है, एक ही डायनेस्टी है। तो जैसे मैंने आपको बताया 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश की हुकूमत रहती है, एंड स्लेव डायनेस्टी की हुकूमत रहती है। गुलाम वंश, स्लेव और ममलूक एक ही है, ठीक है, इनकी हुकूमत होती है 1206 से लेकर 1290 तक। और ये डायनेस्टी बच्चों तकरीबन 84 साल हिंदुस्तान पर हुकूमत करती है, दिल्ली सल्तनत पर हुकूमत करती है। कितने साल? 84 ईयर्स, 84 ईयर्स गुलाम वंश रूल करता है। क्लियर? 84 ईयर्स। अब 84 ईयर्स जब रूल करता है तो इसका जो पहला बादशाह है वो कौन होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन होता है बच्चों? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो स्टूडेंट्स, कुतुबुद्दीन ऐबक से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? अब हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से जनरली जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करता हूं। तो बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तकरीबन 5 साल हिंदुस्तान दिल्ली सल्तनत की बागडोर अपने हाथों में ली, और 1206 से लेकर 1210 तक यह बंदा तख्त पर बैठा। 1206 से लेकर 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक जो पहला बादशाह था वो तख्त पर बैठा। इसी पीरियड को बच्चों, ठीक है, अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने 5 साल हुकूमत करी, तो क्वेश्चन क्या आता है इससे? तो क्वेश्चन आता है हु वाज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत का फाउंडर कौन है? तो आप क्या बताएंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक। या क्वेश्चन आता है फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, कि स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? तो आप क्या बताएंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर? कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के भी फाउंडर है एंड स्लेव डायनेस्टी के भी फाउंडर है। और इन्होंने अपनी कैपिटल को क्या बनाया था? इन्होंने अपनी कैपिटल क्या बनाई थी? तो बच्चों, इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई थी लाहौर। क्लियर? लाहौर इन्होंने कैपिटल बनाई थी अपनी। क्लियर? मैं दिल्ली सल्तनत का आपको एक बार मैप दिखाता हूं, सॉरी स्लेव डायनेस्टी का आपको एक बार मैप दिखाता हूं, और मैप के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि इन्होंने, क्लियर? हाँ, तो बच्चों ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा मैप जो है ये किसका है? स्लेव डायनेस्टी का है। इस एरिया पर बच्चों किसने हुकूमत की थी? स्लेव डायनेस्टी के लोगों ने हुकूमत की थी। किसने? स्लेव डायनेस्टी के लोगों ने हुकूमत की थी। क्लियर? ये जो आप मैप देख रहे हैं ये मैप स्लेव डायनेस्टी के रूलर्स का एग्जांपल है। अब इसमें इन्होंने कैपिटल क्या बनाई थी अपनी? तो कैपिटल के बारे में अब हम लोग डिस्कस करें तो बच्चों कैपिटल इन्होंने बनाई थी लाहौर। क्या बनाई थी? लाहौर कैपिटल बनाई थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी कैपिटल को बसाया। अच्छा, ये इस एरिया में क्यों मूव करा? आप एक बात बताइए कि मोस्टली जो लोग हैं वो इस एरिया से इंडिया के अंदर आए, क्यों आए इस एरिया में? सबसे बड़ा सवाल था
क्योंकि बच्चों इस एरिया का अंदर एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था। एग्रीकल्चर, आदमी को अपनी लाइफ को जीने के लिए उसे पानी की जरूरत होती है, पानी, वाटर, और वाटर जहां अच्छा होगा वहां पर इरिगेशन अच्छा होगा, मतलब खेती बाड़ी अच्छी होगी, एग्रीकल्चर अच्छा होगा। और उस वक्त में इकोनॉमी का जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स था वो बच्चों एग्रीकल्चर था। अब एग्रीकल्चर कहां पे था? एग्रीकल्चर था पंजाब में। क्लियर? पंजाब, पंजाब, पंजाब किसको कहते हैं? पन मतलब 5 और आब मतलब पानी, तो पंजाब यानी कि 5 नदियों का एरिया। क्लियर? तो ये एरिया आपका कहलाता है पंजाब। तो पंजाब कितने एरिया, कितनी नदी आती है पंजाब में? 5 रिवर आती हैं, 5 रिवर पंजाब। क्लियर? पंज मतलब 5 और आप मतलब पानी, तो 5 रिवर हैं। वो 5 रिवर कौन सी है बच्चों? इंडस, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज और झेलम। ये 5 रिवर है। और इस जहां 5 रिवर हो, क्या उस एरिया में एग्रीकल्चर अच्छा नहीं होगा? बहुत ही शानदार एग्रीकल्चर होगा। अब एग्रीकल्चर कौन नहीं चाहेगा कि मेरे पास में हो? इसीलिए मोस्टली रूलर्स को आपने देखा होगा कि इस एरिया में ज्यादा हुकूमत करते थे। तो इसने लाहौर को अपनी कैपिटल बनाया। अब लाहौर को जब अपनी कैपिटल बनाया तो बच्चों ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया कहलाता है, अगर आप गंगा यमुना को भी ले लें तो इस वाले रीजन को कहते हैं सप्त सिंधु। क्या कहते हैं इसको? सप्त सिंधु, यानी कि 7 रिवर। 5 रिवर ये है और गंगा यमुना 2 रिवर और है। तो इस एरिया को बच्चों हम क्या कहते हैं? सप्त सिंधु। क्लियर? तो इस एरिया में इन लोगों ने हुकूमत करी बिकॉज ऑफ द वाटर, एग्रीकल्चर। क्लियर? एग्रीकल्चर और वाटर की वजह से। तो कैपिटल इस बंदे ने क्या बनाई? अपनी कैपिटल बनाई थी बच्चों लाहौर। लाहौर कैपिटल इन्होंने बनाई। इसका टाइटल क्या था? इसको बच्चों लोग कुतुबुद्दीन ऐबक को किस नाम से पुकारते थे? तो इसका नाम था लख बख्श। क्या नाम था इसका? लख बख्श। लाखों का दान देने वाला। लाखों का दान देने वाले को क्या कहते हैं? लख बख्श। और लख बख्श किसका टाइटल है? लख बख्श टाइटल है बच्चों कुतुबुद्दीन ऐबक का। किसका टाइटल है? कुतुबुद्दीन ऐबक का। क्लियर? हाँ। अब बच्चों आपने एक बड़ी फेमस बिल्डिंग का नाम सुना होगा। उस फेमस बिल्डिंग का नाम है कुतुब मीनार। क्या नाम है उसका? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार। अब क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, तो कुतुब मीनार की बच्चों ऊंचाई है 240 फीट। कितनी है? 240 फीट। अब इस 240 फीट को मीनार को किसने बनवाया था? क्लियर? तो किसने बनवाया था? इसको बनवाया था बच्चों किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था इसको। क्लियर? कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कब बनवाया था? 1192 में। क्लियर? 1192 के अंदर इसका एक बिल्डिंग, एक मीनार बनवाई थी और उस मीनार का नाम था कुतुब मीनार। क्लियर? 240 फीट है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसने बनवाई थी? स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार किसने करवाया था? स्टार्ट कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब क्वेश्चन यह आता है अक्सर कि कुतुब मीनार किसके नाम पर है? कुतुब मीनार किसके नाम पर है? तो अक्सर बच्चे 99% बच्चे इसको गलत लगा कर आते हैं और वो लगाई जाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। बच्चों के जहन में ये रहता है कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो बनवाई थी। उसका स्टार्ट कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट करवाया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो करवाया था। और बच्चे जहन में रखते हैं और उसको लगा कर आते हैं भैया कुतुब मीनार को बनवाया था कुतुब मीनार जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर है। और ये हो जाता है आंसर उनका गलत। इसका सही आंसर ये होता है कि कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर नहीं रखा गया। कुतुब मीनार का नाम जो है बच्चों बड़े फेमस सूफी संत है कुतुबुद्दीन। ठीक है, कौन से फेमस सूफी संत है? बड़े फेमस सूफी संत है और उनका नाम है बच्चों कुतुबुद्दीन अहमद बख्तियार काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन अहमद बख्तियार काकी। क्लियर? इनके नाम पर बच्चों क्या है? ये कुतुब मीनार बनी हुई है। क्लियर? कुतुब मीनार बनी हुई है ख्वाजा कुतुबुद्दीन अहमद बख्तियार काकी के नाम पर। क्लियर? अब क्वेश्चन आएगा कि स्टार्ट किसने करवाया था कंस्ट्रक्शन 1192 में? किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कंप्लीट नहीं कराया है, कंप्लीट किसी और ने कराया। अभी आप उसको आगे पढ़ेंगे। अभी बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई है, मीनार कंप्लीट नहीं हुई, स्टार्ट हो चुकी है
कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करवा दिया है, 1192 में स्टार्ट करवा दिया था, 240 फीट की है और कुतुबुद्दीन ऐबक अहमद बख्तियार काकी के नाम पर है। क्लियर? तो एक बिल्डिंग तो इन्होंने ये बनवाई। दूसरी बिल्डिंग क्या बनवाई इन्होंने कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहां है बच्चों? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है बच्चों वो है दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के अंदर इन्होंने एक मस्जिद बनवाई थी, उस मस्जिद का नाम क्या था? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। इसको लगा दीजिएगा, दिल्ली आ भी जाता है पूछना, एग्जाम्स में पूछ लेता है। ठीक है। तीसरा काम क्या था कि हाँ, पहला काम क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, वो कुतुब मीनार। दूसरा क्या है? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। एंड तीसरा बच्चों ऐसा था कि बचपन में मैं छोटा था, भाई सब बचपन में सब छोटे होते हैं, ठीक है। तो उस वक्त में हमने ये सुना था कि अजमेर के अंदर एक झोपड़ा है और उस झोपड़े को बनवाया था जिन ने। किसने बनवाया था? जिन लोगों ने। और उस झोपड़े का नाम है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। क्लियर? कहां है बच्चों? ये अजमेर में। क्लियर? अजमेर में है ये। हमारे गांव से बड़े बूढ़े आदमी जाया करते थे, पूछते थे, हम उनसे पूछते थे, वो फोटो दिखाया करते थे कि देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा है, वो अजमेर में गए। तो हमने पूछा ये किस, मतलब बताते थे कि जिन ने बनवाया है। क्लियर? किसने बनवाया था? ये जिन ने बनवाया है। अब हमको भी ये लगता था कि जिन ने बनवाया है, लेकिन जब हमने बड़ों का हिस्ट्री पढ़ी तो उस जिन का हमें नाम मालूम हो गया, और उस जिन का नाम क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर? तो ये जिन वगैरह ने बनाई थी नहीं बनाई थी कितना सच है, लेकिन हम लोगों ने जो बचपन में सुना था वो मैंने आपको बताया। लेकिन इस अगर क्वेश्चन आता है कि वो 2.5 दिन का झोपड़ा जिसने बनवाया था उस जिन का नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था उसको। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको बनवाया था। बचपन में कहानियां, बहुत सारे मिथ बने होते हैं, बहुत सारे रूमर्स होते हैं, उनको हम लोग सुनते हैं, लेकिन जब किताबों को पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, तब वो हमारी चीजें क्लियर होती है। क्लियर? तो 2.5 दिन का भी झोपड़ा किसने बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कब बनाया था? 1191 में, वो 1199 में, सॉरी 1199 में 2.5 दिन का झोपड़ा इन्होंने बनवाया था अजमेर के अंदर। क्लियर? अब 1210 में इनकी क्या हो गई? अल्लाह को ये प्यारे हो गए। क्लियर? 1210 के अंदर इनकी हो गई डेथ। क्लियर? डेथ कैसे हो गई? क्लियर? डेथ कैसे हुई? डेथ हो गई, पोलो खेल रहे थे, है ना। उस वक्त में पोलो जो गेम है उसको कहते थे चौगन। क्या कहते थे बच्चों? चौगन कहते थे। और चौगन ये खेल रहे थे। क्लियर? चौगन को पोलो भी कहते हैं, है ना। पोलो किस पे खेलते हैं भाई? किस पे खेलते हैं पोलो? घोड़े पे बैठ के। किस पर? घोड़े पे बैठ के। अब जाहिर सी बात है, घोड़े पे आप बैठोगे तो घोड़े पे अगर आपको चलाना आता तो ठीक, नहीं चलाना आता तो घोड़ा आपको फेंक देगा। हुआ ये इनके साथ में कि पोलो खेल रहे थे, पोलो खेलते वक्त घोड़े पे बैठकर, घोड़े पे बैठ मतलब घोड़े पे बैठकर ये पोलो खेल रहे थे। जब हॉर्स पे बैठ के आप पोलो खेलेंगे तो घोड़ा आपको गिरा भी सकता है। इनको ये मालूम नहीं था, ये गिर गए। ठीक है, और ये घोड़े पे से गिरने के बाद जब ये पोलो खेल रहे थे, इनकी डेथ हो गई। और डेथ होने के बाद में इनका जो टॉम्ब है वो बच्चों कहां बनवाया? लाहौर में बना। क्लियर? कहां बना इनका टॉम्ब? लाहौर में बना। क्लियर? इनका टॉम्ब बना था लाहौर में। तो बच्चों ये हमारे कुछ कुतुबुद्दीन ऐबक के कुछ इंपॉर्टेंट किस्से थे, उन किस्सों को हमने आपके साथ डिस्कस किया। और इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन कुतुबुद्दीन ऐबक से तो नहीं आने वाला। क्लियर? आप कोई भी एग्जाम्स देंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा कि दिल्ली सल्तनत का पहला बादशाह कौन था, स्लेव डायनेस्टी का पहला बादशाह कौन था, इसके फाउंडर कौन है, कैपिटल इन्होंने क्या बनाई थी, ये कौन सा गेम खेल रहे थे जिस वक्त में इनकी डेथ हुई थी, और इनकी डेथ कब हुई थी, और दिल्ली के अंदर कुतुब, इनका टाइटल क्या है, और कुतुब मीनार को कब बनाया था। क्लियर? किसने बनाया था, किसके नाम पे बना है। क्लियर? कितनी कुतुब मीनार की कितनी फीट ऊंचाई है, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूं। क्लियर? इससे बाहर क्वेश्चन कुतुबुद्दीन ऐबक से तो नहीं आने वाला। क्लियर? इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। क्लियर? तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट रूलर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है,
तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, हाँ, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चों कुतुबुद्दीन ऐबक के जो पहले बादशाह थे ये आपका पहले रूलर हो गए। इसके बाद में जो नेक्स्ट राजा थे उनका नाम था आरम शाह। क्या नाम था उनका? आरम शाह। ठीक है, उनका नाम था आरम शाह। एंड आरम शाह गद्दी पर बैठे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मैंने क्या बताया आपको, 1206 से लेकर 1210 तक गद्दी पे बैठे। एंड 1210 तक ये 1211 तक गद्दी पे बैठे। एक साल भी नहीं रूल कर पाए। कुछ लोग तो कहते हैं कि 1211 में नहीं 1210 में गद्दी से हट गए थे। आरम शाह कौन है? हाँ, तो बच्चों आरम शाह है कौन, है ना? आरम शाह मतलब है कौन, क्या है, किसी के बारे में इनकी ऑथेंटिक हिस्ट्री नहीं मिलती है ना? बस इतना मालूम है कि आरम शाह जो है वो एक कुछ हिस्टोरियंस ने इनके बारे में बताया कि ये इतने साल तक रूल किए। और कुछ हिस्टोरियंस, उन हिस्टोरियंस के मुताबिक जैसे अल बदायूनी बदौनी और आपका फरिश्ता, ये कुछ हिस्टोरियंस है। ठीक है, फरिश्ता, इनके मुताबिक ये था कि आरम शाह वाज सन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था। क्लियर? कुछ लोगों का ये मानना है, कुछ हिस्टोरियंस ने ये बताया है कि ये इन्हीं का बेटा था। बट ही वॉज नॉट अ वेरी कैपेबल रूलर। ये बहुत ही ज्यादा कैपेबल रूलर नहीं था, बहुत ही ज्यादा कैपेबल रूलर नहीं था, इसलिए इसको गद्दी से हटा दिया गया। इसके बाद में फिर जो गद्दी पर बैठा उस जो तख्त पे बैठा था उसका नाम था आरम शाह। क्या नाम था उसका? आरम शाह के बाद में गद्दी पे कौन बैठा? इल्तुतमिश। कौन बैठा था? इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा था। ठीक है, इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा था। क्लियर? तो अब हम लोग बच्चों डिस्कस करेंगे इल्तुतमिश के बारे में। और इल्तुतमिश का जो टाइम पीरियड है वो 1211 से लेकर 1236 तक है। बेटा किसी किसी बुक में 1210 लिखा हुआ है और किसी बुक में 1236 लिखा, वो 1211 लिखा हुआ है। तो इस पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, तो 1211 हो या 1210 हो, कोई इसमें ऐसा इशू नहीं है। क्लियर? तो बच्चा अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में? अब हम लोग डिस्कस करेंगे इल्तुतमिश के बारे में। क्लियर? और इल्तुतमिश के बारे में बच्चों ये बताया जाता है कि इल्तुतमिश वाज द रियल फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। इल्तुतमिश वाज अ रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। क्लियर? फाउंडर कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन रियल फाउंडर जो है वो आपका कौन है? इल्तुतमिश। अब सवाल ये बनता है कि इल्तुतमिश रियल फाउंडर कौन है, क्यों है? हम उनको कुतुबुद्दीन ऐबक को रियल फाउंडर को नहीं कहते, हम आरम शाह को कुतुबुद्दीन मतलब रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत नहीं कहते, हम इल्तुतमिश को क्यों कह रहे हैं? तो बच्चों मसला ये है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो कितने साल रूल किए? 5 साल। 5 साल में वो ऐसा काम नहीं कर पाए जो उनको, मतलब 5 साल में आदमी कितना काम कर पाता है, ज्यादा स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होती है। ठीक है, आज इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद, इतने रिसोर्सेस होने के बावजूद गवर्नमेंट 5 साल में वो काम नहीं कर पाती जो करने चाहिए, मतलब हो ही नहीं पाते। आपके पास इतना टाइम पीरियड ही नहीं होता है। कुछ लोग तो 70 साल काम नहीं करा पाए, ठीक है, और फिर 10 साल में पूछते हैं कि आपने क्या करा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश जो था वो बहुत लंबे टाइम पीरियड में हुकूमत की और 1211 से लेकर 1236 तक इस बंदे ने हुकूमत करी, इल्तुतमिश ने। क्लियर? शमसुद्दीन इल्तुतमिश इसका रियल नेम था। तो इसके बारे में हम लोग आइए डिस्कस करते हैं कि ये था कौन और किस तरह से इसने हुकूमत की है। ठीक है बच्चों, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, इल्तुतमिश।
इल्तुतमिश 1211 से लेकर 1236 तक, तकरीबन 26 इयर्स रूल किया इस बंदे ने, है ना। और ये भी टर्किश थे। और बच्चों मसला क्या था, इल्तुतमिश जब गद्दी पे बैठा तो इल्तुतमिश गद्दी पे बैठने से पहले गवर्नर था बदायूं का। ही वाज गवर्नर ऑफ बदायूं। भले ही दिल्ली कैपिटल थी, लेकिन सॉरी लाहौर भले कैपिटल थी, लेकिन दिल्ली की अपनी इंपोर्टेंस थी उस वक्त में भी। एक ऐसा शहर जो एक बहुत ही बड़ी नदी के किनारे बसा हो, है ना, और वो नदी यमुना रिवर के किनारे बसा हो, तो शहर की अपनी एक इंपोर्टेंस तो होगी। तो ये जब आलम शाह गद्दी पे बैठा तो ये शख्स दिल्ली में इसको इनवाइट किया गया। बदायूं में गवर्नर था तो दिल्ली इसको इनवाइट किया गया और इसने दिल्ली से आलम शाह को गद्दी से हटाकर खुद गद्दी पर बैठ गया। कुछ लोगों का ये कहना है कि ही वाज मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि आलम शाह वाज सन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। आलम शाह वाज सन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश वाज सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि ही वाज सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ थे। तो अब कुतुबुद्दीन ऐबक के ये कौन थे, ये बेटे थे। अब बेटे होने के साथ साथ इन्होंने क्या करा, इनके साथ में ये सीन रहा कि भाई हाँ सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के कौन है, सन इन लॉ है, और इन्होंने अपनी कैपिटल क्या बनाई थी। तो बच्चों सबसे पहले जो कैपिटल बनाई इन्होंने वो बनाई थी बदायूं। बदायूं मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सल्तनत की कैपिटल रही है। बदायूं के बारे में लोगों को नहीं मालूम है कि बदायूं, देखिए बदायूं 1211 से लेकर 1214 तक हिंदुस्तान की दिल्ली सल्तनत की कैपिटल रही है। अक्सर इस लोगों को ये बहुत कम बात मालूम है। हुआ यह था कि इल्तुतमिश वाज गवर्नर ऑफ बदायूं, ये बदायूं का गवर्नर था। कुतुबुद्दीन ऐबक के डेथ के बाद आलम शाह गद्दी पे बैठे। आलम शाह जब गद्दी पे बैठे तो आलम शाह के हटाने के लिए इसको इनवाइट किया गया इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश ने क्या करा, दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंचने के बाद में आलम शाह को गद्दी से हटा दिया और फिर खुद जाकर गद्दी पर बैठ गया। लेकिन जब आलम खां ने इल्तुतमिश ने आलम शाह को जब मार दिया या हरा दिया तो तब बच्चों क्या हुआ कि पूरे एम्पायर का रूलर कौन हो गया, इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश ने लाहौर की जगह अपनी पहली कैपिटल क्या बनाई, बदायूं। क्या कैपिटल बनाई थी, बदायूं को कैपिटल बसाया था। ठीक है, बदायूं। लेकिन उसको लगा कि बदायूं से मामला सही नहीं चल पाएगा, तब उसने अपनी कैपिटल को क्या करा, दिल्ली शिफ्ट किया। क्या करा, दिल्ली शिफ्ट किया 1214 में। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत के किस बादशाह ने अपनी कैपिटल को सबसे पहले दिल्ली बनाया था, तो आप क्या लिखेंगे, इल्तुतमिश। अब क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत के किस बादशाह ने अपनी कैपिटल को बदायूं बनाया था, तो आप क्या लिखेंगे, इल्तुतमिश। क्वेश्चन ये आता है कि दिल्ली सल्तनत के दिल्ली सल्तनत के बादशाह इल्तुतमिश बादशाह ने दिल्ली सल्तनत की कैपिटल को दिल्ली कब बनाया था, तो 1214 में बनाया था। तो क्लियर। तो बच्चों यहां पर हाँ, अब हुआ ये कि ये आपका बदायूं दिल्ली कैपिटल बनाई। दिल्ली कैपिटल बनाने के बाद में इसकी एक लड़ाई होती है। आपने हमेशा दो लड़ाइयों के बारे में सुना होगा, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन एंड सेकंड बैटल ऑफ तराइन। लेकिन बच्चों एक और बैटल हुई है और उस बैटल का नाम है थर्ड बैटल ऑफ तराइन। कौन सी लड़ाई हुई थी, थर्ड बैटल ऑफ तराइन। ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ तराइन। तो थर्ड बैटल ऑफ तराइन बच्चों हुई है इल्तुतमिश के बीच में, इल्तुतमिश वर्सेस ताजुद्दीन यल्दूज। ताजुद्दीन यल्दूज आप समझ गए कि ताजुद्दीन यल्दूज वही शख्स है जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने हराया था और तब गद्दी पे बैठा था। ठीक है, फिर इसके बाद में ये
तीसरी बैटल होती है, और तीसरी बैटल कौन सी होती है? ताजुद्दीन अल्दुस को फिर हराया 1217 में। कौन सी लड़ाई थी? बैटल ऑफ तराइन। क्लियर? बैटल ऑफ तराइन। क्लियर? अब हम आते हैं एक और शख्स के बारे में पढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा स्टॉपिश करते हैं। यहां पर हम इसको रोकते हैं, इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में हिंदुस्तान के अंदर एक शख्स आया था, उस शख्स का नाम था चंगेज खान। आया नहीं था, आया था। क्लियर? आने वाला एक तरीके से आप ये समझ लीजिए। तो उससे पहले हम लोग चलिए उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेंगे कि इसने काम क्या क्या करे थे। तो थर्ड बैटल ऑफ तराइन इल्तुतमिश वर्सेस ताजुद्दीन अल्दुस के बीच में हुई थी। इसके अलावा इस बंदे ने क्या करा? कंप्लीट करवाया था, कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार का जो काम है वो किसने कंप्लीट करवाया था? उस कंस्ट्रक्शन को किसने कंप्लीट करवाया था? तो आप क्या लिखेंगे? उस काम को कंप्लीट करवाया था इल्तुतमिश ने। किसने कंप्लीट करवाया था? इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया था। इसके अलावा ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली या बदायूं टू दिल्ली, है ना। और इसने बहुत सारे एक बेसिक काम इसने किया, वो था टका और जीतल का। क्लियर? इसने दो कॉइन को इंट्रोड्यूस किया, टू कॉइन्स इसने इंट्रोड्यूस किए। एक कॉइन का नाम था सिल्वर का कॉइन था, और एक था कॉपर का कॉइन। ठीक है? एक तो था सिल्वर का और एक था कॉपर का। तो सिल्वर के कॉइन को कहते थे बच्चों टका। क्या कहते थे उसको? टका। और कॉपर के कॉइन को क्या कहते थे? जीतल। कॉपर के कॉइन को क्या कहते थे? जीतल। क्लियर? जीतल कहा करते थे। ठीक है? इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने एक ऑर्गेनाइज की तुर्काने चहलगानी। ऑर्गेनाइज तुर्काने चहलगनी। तुर्काने चहलगनी क्या होता है? इसको चालीसा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? चालीसा भी कहते हैं। 40 इस्लामिक स्कॉलर थे ये लोग बेसिकली, और इसको दूसरा नाम दिया गया चालीसा का। क्लियर? चालीसा का। ये चालीसा बेसिकली थे कौन? ये चालीसा बच्चों इस्लामिक स्कॉलर्स थे, और ये राजा को हेल्प किया करते थे, सुल्तान को हेल्प करते थे एडमिनिस्ट्रेशन में। सुल्तान को हेल्प क्या करते थे? एडमिनिस्ट्रेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन के करने में हेल्प क्या करते थे सुल्तान को ये लोग। तो इनके पास में बहुत ज्यादा पावर थी, इतनी पावर थी कि राजा को आगे चलकर तो किसी भी राजा को हटाएंगे और किसी भी राजा को गद्दी में बिठा देंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग थे, जैसे कि आज के वक्त हम समझ लीजिए कैबिनेट मिनिस्ट्री इनके पास में थी। क्लियर? तो चालीसा का बेसिकली मीनिंग था ग्रुप ऑफ 40। क्लियर? इसका ग्रुप ऑफ 40, ठीक है, इसका बेसिकली मीनिंग है चालीसा। क्लियर? तो इसने किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था, ऑर्गेनाइज किया था? तो वो भी इल्तुतमिश ने ही इनको ऑर्गेनाइज किया था। क्लियर? कि चालीसा को किसने इंट्रोड्यूस किया? इल्तुतमिश ने किया। इसके अलावा इसने इक्ता सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस किया। इक्ता सिस्टम्स को किसने इंट्रोड्यूस किया था? इक्ता सिस्टम्स को भी बच्चों इंट्रोड्यूस किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है? इल्तुतमिश ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। इसमें क्या करता था? इल्तुतमिश ग्रांटेड द इक्तास, लैंड असाइन करता था कैश सैलरी की जगह। जैसे मान लीजिए आपको सैलरी देनी है, आप सैलरी नहीं देते थे, लैंड असाइन हो जाती थी कि आप इस जगह के जमींदार हो गए। ठीक है? तो यहां पर लैंड असाइन हुआ करती थी, और इस इक्ता सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किसने किया था? इंट्रोड्यूस किसने किया था? इस सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया था इक्ता सिस्टम, मतलब इल्तुतमिश ने। क्लियर? इल्तुतमिश ने। तो बच्चों आपको समझ में आ चुका होगा इल्तुतमिश के बारे में। एक बार मैं बता देता हूं। इल्तुतमिश वाज इल्तुतमिश वाज रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत 1211 से लेकर 1236 तक। ही वाज अ गवर्नर ऑफ बदायूं, और ये बदायूं का गवर्नर था। लेकिन जब आलम शाह गद्दी पर बैठा तो इसको इन्वाइट किया गया, बदायूं से दिल्ली आया। दिल्ली में इसने आलम शाह को गद्दी से हटाया और खुद जाकर गद्दी पर बैठ गया।
क्लियर, ये मैंने आपको बताया था। और सन इन लॉ रहा ये किसका था, कुतुबुद्दीन ऐबक का। और इसने 1211 से लेकर 1214 तक अपनी कैपिटल को क्या बनाया था, इसने अपनी कैपिटल बनाई थी इसने अपनी कैपिटल बनाई थी बदायूं। लेकिन बाद में इसने बदायूं की जगह क्या कैपिटल बनाई, 1214 में दिल्ली को बनाया। इसके अलावा इसने थर्ड बैटल ऑफ तराइन लड़ी थी, और थर्ड बैटल ऑफ तराइन में इल्तुतमिश वर्सेस ताजुद्दीन यल्दूज के बीच में लड़ाई हुई, और इस लड़ाई में इल्तुतमिश की जीत हो गई। इसके अलावा इसने कंप्लीट कंस्ट्रक्शन करवाया था कुतुब मीनार का, जो मैंने आपको बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पीरियड में कि कुतुबुद्दीन ऐबक उसको अधूरा छोड़ गए थे और इल्तुतमिश ने उसको कंप्लीट करवाया था। इसने दो पॉइंट्स को इंट्रोड्यूस किया, एक का नाम था टंका और एक का नाम था जीतल। इसने दो कॉइन को इंट्रोड्यूस किया, एक कॉइन का नाम क्या था, टंका, और एक कॉइन का नाम था जीतल। क्लियर, इन दो कॉइन को इंट्रोड्यूस करने के बाद क्लियर इसने ऑर्गेनाइज किया था तुर्काने चहलगानी को ग्रुप ऑफ 40 है, यानी कि 40 इस्लामिक स्कॉलर्स को। तो ठीक है, 40 इस्लामिक स्कॉलर्स को 40 है 40 लोग थे, 40 लोगों को इसने ऑर्गेनाइज किया, 40 लोगों को इसने ऑर्गेनाइज किया। उनके पास में इतनी पावर रखी, ये किसी भी राजा को गद्दी से हटा सकते हैं और किसी भी राजा को गद्दी से बना सकते हैं। सुल्तान ऑफ ये 40 लोग सुल्तान को एडमिनिस्ट्रेशन करने में हेल्प क्या करते थे, यानी कि ये लॉ बनाने में बड़ी हेल्प क्या करते थे राजा की। इसके अलावा इसने इंट्रोड्यूस किया इक्ता सिस्टम्स को, और इक्ता सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस जब किया तो इसका मतलब यह था कि यहाँ पर सैलरीज की जगह, कैश सैलरी की जगह यहाँ पर लैंड असाइन किया जाते थे कि आपकी ये जगह हो गई, ये जगह हो गई। ठीक है, इस तरीके से लोग काम क्या करते थे। अब बच्चों हम लोग आते हैं फिर से एक न्यू टॉपिक के बारे में, और वो न्यू टॉपिक तो नहीं है, खैर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसके बारे में आपको बताऊं कि एक इंपॉर्टेंट रूलर है, वो हिंदुस्तान के अंदर आया था इसी के टाइम पीरियड के दौरान। 1200 इल्तुतमिश के टाइम पीरियड के दौरान एक इंपॉर्टेंट रूलर था जिसका नाम था 1220 में वो भी हिंदुस्तान आ रहा था, उसका नाम था चंगेज खान। चंगेज खान, यू नो चंगेज खान, क्लियर, खान, चंगेज खान, समझिए आप। आपको एक नई चीज दिखाता हूं। मंगोल एम्पायर, ठीक है, मंगोल एम्पायर, यू नो मंगोल एम्पायर। मंगोल एम्पायर का जन्म कब होता है, तो मैंने आपको बताया था कि मंगोल एम्पायर का फाउंडर है बच्चों चंगेज खान। कौन है, चंगेज खान। क्लियर, ठीक है। तो मंगोल एम्पायर का जो फाउंडर है उसका नाम है चंगेज खान। इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूंगा आपको, थोड़ा सा बताऊंगा कि ये इंडिया में भी आया था, और किसके टाइम पीरियड में आया था, इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में आया था। इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में आया था 1220 में। इस दौर के अंदर दिल्ली सल्तनत की जो हुकूमत थी, वो ये हुकूमत आप जो देख रहे हैं, ये दिल्ली सल्तनत की हुकूमत थी, और इस सल्तनत पे हुकूमत किसकी थी, इल्तुतमिश की। क्लियर, इल्तुतमिश की हुकूमत हुआ करती थी। अब इस इल्तुतमिश की इस पे जो हुकूमत थी, क्लियर, इसी दौरान चंगेज खान ने मंगोल एम्पायर को जन्म दे दिया। और चंगेज खान बेसिकली था कौन, अक्सर आप नाम से समझ लेते हैं कि चंगेज खान, खान मतलब मुस्लिम, ऐसा नहीं था। चंगेज खान वॉज नॉट ए मुस्लिम। चंगेज खान जिस रिलीजन को फॉलो करता था वो था टैंट्रिक। क्या था, टैंट्रिक। और चंगेज खान के बारे में अक्सर ये जुड़ा हुआ है कि चंगेज खान मुस्लिम था, और हम ये लोग समझ लेते हैं कि खान एक इस्लामिक वर्ड है, तो खान मतलब मुस्लिम है, और मुस्लिम मतलब चंगेज खान भी मुस्लिम था। खान का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, और खान मतलब मुस्लिम नहीं होते। खान लाइक अ पोस्ट, क्लियर, एक पोस्ट की तरह है। जैसे गांव में जो जमींदार आदमी होते हैं उनसे अक्सर हम लोग चौधरी कहते हैं, चौधरी है। चौधरी जो है बच्चों वो मुस्लिम भी लगाते हैं, चौधरी जो है वो नॉन मुस्लिम भी लगाते हैं।
क्लियर। इसी तरीके से खान का मतलब होता था आर्मी का कमांडर, तो आर्मी के कमांडर को मंगोल के अंदर खान कहा करते थे, इसलिए इसको भी चंगेज खान कहा करते थे। क्लियर। लेकिन ये मुस्लिम नहीं था। चंगेज खान मंगोलिया एम्पायर की शुरुआत करता है इसी दौर से। हुआ यह था, मैं चंगेज खान के बारे में मैं आपको बता दूं, बताना जरूरी है क्योंकि इससे एग्जाम्स में तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। चंगेज खान का जन्म बच्चों मंगोलिया एम्पायर, मंगोलिया के अंदर एक क्याट क्लैन थी उसके अंदर होता है, ठीक है। और इसका जो बचपन का नाम होता है वो है बच्चों तैमुजिन। क्या नाम है इसका? तैमुजिन। इसके फादर का नाम होता है येसुगई। क्या नाम होता है इसके फादर का? येसुगई। अब येसुगई इसके फादर का नाम है। अब इसके ये बचपन में बेचारा बड़ा शरीफ था, तैमुजिन जो था बड़ा शरीफ था। इसकी शादी हो गई। शादी जब हुई तो इसके फादर तो पहले ही इंतकाल हो गया था, पहले ही डेथ हो चुकी थी। इसकी जब शादी हुई तो शादी हुई बोलते से। किससे हुई? बोलते से। अब इसकी वाइफ को कुछ लोग किडनैप करके ले गए। ये अपनी वाइफ को जब छुड़ाने पहुंचा, जब इसके अपनी वाइफ को छुड़ाने के लिए पहुंचा तो इसी बीच में इसके दो लोगों ने बड़ी मदद करी। एक का नाम था जमुका और एक का नाम था बोगुरोचू। जमुका एंड बोगुरोचू। बोगुरोचू, क्लियर। इन दो लोगों ने बड़ी इसकी मदद कर दी। इसकी जब मदद करी तो ये अपनी वाइफ को छुड़ा लाया, मतलब ढूंढ के लाया। और जब ये अपने कबीले में वापस आया तो इसके कबीले के अंदर इसकी बहादुरी के बड़े किस्से फेमस हुए और ये राजा बन गया। ये अपने कबीले का सरदार बन गया और तब इसका नाम रखा गया चंगेज खान। क्लियर। खान मतलब आर्मी का कमांडर या कबीले का सरदार। अब इसको कमांडर बना दिया गया। जब इसको कमांडर बनाया तो इसने सोचा यार कमांडरशिप में तो बड़ी मजा आ रहा है, अब तो हम मजे लेंगे। और ये बंदा बन गया रूलर। इसने अब अपने एम्पायर को धीरे 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 बनाना शुरू किया, बढ़ाना शुरू किया। और 1219 से लेकर इसने जो हुकूमत शुरू करी है, आप ये देखिए, ये पूरा ग्रीन एम्पायर जो है, पूरा ग्रीन, ये सब क्या है? मंगोल एम्पायर है। मतलब आप ये देखिए, नोटिस करिए कि बीजिंग से लेकर है, बीजिंग से लेकर काराकोरम से लेकर समरकंद, फरगना, बगदाद, ये पूरा एरिया टर्किश तक भाई साहब, पूरा पूरा एरिया ये किसके कंट्रोल में था? मंगोल एम्पायर के कंट्रोल में था। जब मंगोल एम्पायर का रूलर चंगेज खान जब यहां से यहां गया तो क्या इंडिया आया था या नहीं आया था? सवाल था ये आया था हिंदुस्तान, और ये आया था 1220 में। ये जब हिंदुस्तान आया, इसने पहले क्या करा, मैं आपको एक किस्सा इसका बताता हूं कि चंगेज खान की पॉलिसीज क्या थी। चंगेज खान ने धीरे धीरे अपनी आर्मी को बढ़ाना शुरू किया। जब इसने अपनी आर्मी को बढ़ाना शुरू किया तो इसने अपनी आर्मी के अंदर कुछ पॉलिसीज लागू करी। और पॉलिसीज क्या थी? इसने अपनी पॉलिसीज में लागू कर दिया कि जितने भी मेरे सेनापति हैं, मिलिट्री कमांडर हैं, जो सबसे ज्यादा सर काट के लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा, और जो सबसे कम काट के लाएगा, सर लाएगा, उसको मार दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, अब हर किसी को अपनी जान बचानी है। मान लीजिए रोहन लेके आया 99, है ना, और अब्दुल लेके आया 100, तो रोहन साहब गए। लेकिन अब रोहन दुआ करेंगे कि भैया काजिम साहब आए, तो काजिम कितने लेकर आए? 98 लेकर आए। ठीक है, 98 लेकर आएंगे तो काजिम गए। तो इसी तरीके से बच्चों मसला क्या बना कि ज्यादा से ज्यादा लोग मारते थे। इसकी पॉलिसी थी पॉलिसी ऑफ डिस्ट्रक्शन। जहां तक तबाही जाए वहां तक समझ लेना चंगेज खान की हुकूमत है। ये भैया मीनार बनवाया करता था खोपड़ियों की। क्लियर। खोपड़ी की मीनार, कोई लेके आए मीनार बनाओ, अगर जरा सा भी डिफेक्ट आया इमीडिएट रिप्लेसमेंट, शर्मा जी की काट दो, क्या मंडी। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीजें चला करती थी। क्लियर। चंगेज खान बहुत खतरनाक रूलर था। इसी वजह से अपनी आर्मी को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग देने के बाद पूरे एम्पायर को बहुत तेजी के साथ आगे लेके बढ़ता चला गया। और चंगेज खान कोई छोटा मोटा रूलर नहीं था। चंगेज खान वो शख्स था जिसके मरने के बाद में 10 साल तक इसके तख्त पे बैठने की किसी ने हिम्मत नहीं की। मरने के बाद 10 साल तक खौफ इसका मेंटेन रहा है कि पता नहीं कहां से कहां प्रैंक चल रहा हो और कहीं से भी चंगेज खान निकल के आ जाए। ठीक है, मरने के 10 साल बाद तक इसकी वो हुकूमत थी, वो खौफ था, वो डर था इसका कि 10 साल तक कोई इसके तख्त में नहीं बैठा। इसने क्या कहा था कि मेरे मरने के बाद दो ग्रुप होंगे। एक ग्रुप वो होगा जो मुझे दफनाने के लिए जाएगा, और दूसरा ग्रुप वो होगा जो मुझे दफना कर आएंगे, वो मुझे मार देंगे, मतलब वो उस टीम को मार देगा। एक ग्रुप था
इसको दफना के आया, और दफनाकर जो दफनाकर आए उनसे कह दिया गया था जब मुझे दफना कर आना तो ये मालूम नहीं पड़ने देना कि मैं कहां दफन हूं। वो गए, इसको दफनाया, और दफनाने के बाद में पूरे एरिया को घोड़े से गुद दिया। मतलब ये मालूम नहीं पड़ने दिया कि इसको यहां दफनाया गया है, पूरे एरिया को गुद दिया। अब जिसने दफनाया उसी को तो मालूम है कि यहां दफन है। जब वो लोग लौट के आए, चंगेज खान ने कि जो दूसरी टीम तैयार कर रखी थी कि मेरे मरने के बाद में जो मुझे दफना कराए उनको मरवा देना, मार देना, कोई भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। तो जब वो आए उन्होंने उनको मार दिया। ये बात दोनों ग्रुप में से किसी को नहीं मालूम था, ऐसा ऐसा ऑर्डर दिया है। और दूसरी टीम ने जो दफना कराए थे उनको मार दिया। अब कहां दफन है ये सिर्फ किसको मालूम है? जो मर गए हैं। और जो मर गए हैं अब वो बता नहीं सकते कहां दफन है, मर गए भी हैं, जिंदा भी हैं चंगेज खान। तो इसी खौफ के वजह से चंगेज खान के मरने के 10 साल तक कोई भी उसके तख्त पे बैठने की हिम्मत नहीं करता था। क्लियर? ये इसका खौफ था। हुआ ये कि हिंदुस्तान के अंदर भी ये आया। हिंदुस्तान के अंदर कहां आया? इंडस रिवर के किनारे यहां पर आके खड़ा हो गया। इस एरिया में एक चंगेज खान का ख्वारिज्म एम्पायर था। इस एरिया में कौन सा एम्पायर था? ख्वारिज्म एम्पायर था। ख्वारिज्म एम्पायर इस एरिया में था, समरकंद फरगना वाले रीजन में। यहां पर ख्वारिज्म एम्पायर था, और यहां का एक जो रूलर था उसका नाम था जलालुद्दीन, है ना। वो भागता हुआ शेल्टर मांगने पहुंचा अलाउद्दीन के कोर्ट में। मतलब यहां से भागता हुआ आया और वो दिल्ली आके पहुंचा, और उसने शेल्टर मांगा किससे? किससे मांगा? इल्तुतमिश से। इल्तुतमिश को जब ये बात मालूम हुई कि इनके पीछे मंगोल ने इनको मारा है, भगाया है, तो उन्होंने इनको शेल्टर देने से मना कर दिया और इनको वापस कर दिया। इस पर इतिहासकार का अलग अलग मत है। कुछ लोग ये कहते हैं कि इल्तुतमिश की इस बात से खुश होकर कि उसने ख्वारिज्म शाह को या ख्वारिज्म एम्पायर के रूलर जलालुद्दीन को शेल्टर नहीं दिया है, तो मंगोल रूलर चंगेज खान वापस लौट गया था। कुछ लोगों का ये कहना है कि चंगेज खान ने कहा था कि पहले हम इस एरिया को कवर कर लें, उसके बाद में इंडिया में आएंगे। और कुछ लोगों का ये कहना है कि वो आना चाहता था लेकिन वो बाद में आता। तो इस पर अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि अगर चंगेज खान हिंदुस्तान आ जाता तो हो सकता है कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री जो आज हम पढ़ रहे हैं शायद वो और ना होती। ठीक है? तो ये भी हिंदुस्तान के अंदर इल्तुतमिश की दौरे हुकूमत में 1220 में हिंदुस्तान के अंदर आया था। इसके बाद में हम ये देखें कि ये इंडिया के अंदर आए, कौन? चंगेज खान आया था। तो मंगोल एम्पायर के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है। ठीक है? तो इसके बारे में हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि हमारे एग्जाम्स में मंगोल एम्पायर से क्वेश्चन नहीं आता है। तो जितना मैंने पढ़ा दिया है उतना ही देखिएगा। बस इतना बताना जरूरी था क्योंकि इल्तुतमिश के टाइम पीरियड के दौरान ये इंडिया के अंदर आया था। क्लियर? अब 1236 में इसकी डेथ हो गई, और इनकी जब डेथ हुई तो डेथ होने के बाद में अब कौन तख्त पे बैठेगा, किस तरह का तख्त पे बैठेगा, ये फिर से एक नई बहस शुरू हो गई थी। और जब ये फिर से एक नई बहस शुरू हुई तो बच्चों अब फिर से एक नई बहस शुरू हुई कि अब कौन तख्त पे बैठेगा। और इसमें फिर रोल प्ले करेंगे चालीसा, क्योंकि चालीसा के पास में इतनी पावर हो चुकी थी कि किसी भी राजा को बना सकते हैं, किसी भी राजा को गद्दी से हटा सकते हैं। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपके समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी इशू होता है, कोई परेशानी होती है, कोई भी टॉपिक आपके समझ में नहीं आया हो तो आप हमारे साथ डिस्कस करिएगा, हमें मेल कीजिएगा, ठीक है, या व्हाट्सएप पर प्रॉब्लम्स अपनी शेयर करिएगा। ठीक है? तो मैंने आपको आज स्लेव डायनेस्टी के बारे में बताया था। स्लेव डायनेस्टी के कुछ इंपॉर्टेंट्स रूलर्स के बारे में आपको बता चुका हूं। तो मैंने स्लेव डायनेस्टी के जो रूलर्स के बारे में मैंने आपको बताया, तो उसमें गुलाम वंश के बारे में बताया। क्लियर? गुलाम वंश के बारे में बता चुका हूं 1206 से लेकर 1290 तक। ठीक है? एंड इसके बाद में फिर हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में डिस्कस किया, आजम शाह के बारे में डिस्कस किया, एंड इल्तुतमिश के बारे में डिस्कस किया। और नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट रूलर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आपके लिए आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। ठीक है? और कोई भी इशू होता है तो आप हमें मेल कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, कोई भी डाउट होता है तो। ठीक है?